गलती कर दी। माफ करना, शायद सच में मुझे भ्रम हुआ था। मैं पुलिस वालों के साथ नीचे जाने लगा। तभी एक पुलिस वाले ने अचानक कहा, रुको, ये निशान अजीब है। सीढ़ियों पर सीमेंट के फर्श पर घिसटने का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज को ऊपर से नीचे तक खींचा गया हो। कुछ दिनों बाद वही दो पुलिस वाले मेरे पास आए। इस बार मैं सच में पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन्होंने एक महिला की लाश बरामद कर ली थी। अब पूरी घटना दोबारा बताओ, एक भी चीज मत छोड़ना। सभी की नजरें मेरी तरफ थी। मुझे यकीन था कि मैंने कुछ गलत नहीं देखा था। पुलिस ने पूछा, जब तुमने देखा तब वे पहले से लड़ रहे थे या पहले बात कर रहे थे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा तब दोनों लड़ रहे थे। उनमें से एक ने सांता क्लॉज जैसे कपड़े पहने थे। मुझे नहीं पता वो आदमी था या औरत। क्या तुमने उसके हाथ में कोई हथियार देखा? इतनी दूर से मैं कैसे सुन सका था? हथियार अजीब सा था। एक पतली डंडी थी और ऊपर चौकोर सिर जैसा कुछ लगा था। पुलिस वाले ने कहा, आराम से सोचो, इस कमरे में कोई ऐसी चीज दिख रही है जो उस हथियार जैसी हो? मैंने पूरे कमरे में देखा और सिर हिला दिया। तभी उसने एक फोटो निकालकर मेरे सामने रख दी। ये मृतक है, उसी बिल्डिंग का मालिक। उसे सूटकेस में पूरी तरह मोड़कर भरा गया था। एक मछली पकड़ने वाले व्यक्ति को उसकी लाश मिली थी। घटना को एक हफ्ता हो चुका है। मैंने फोटो देखी और कहा, मैंने तो सिर्फ एक परछाई देखी थी। फोटो देखकर कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने दोबारा ध्यान से फोटो देखी और अचानक रुक गया। ये मृतक नहीं है। ये वह औरत नहीं है जिसे मैंने देखा था। मैंने जो दृश्य देखा था उसमें उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ से उस औरत के सिर के बाईं तरफ वार किया था, लेकिन इस लाश पर चोट दाईं तरफ है। क्या तुम्हें याद करने में गलती हुई? असंभव। आखिर में मुझे घर भेज दिया गया। सबको लगा कि शायद मुझे भ्रम हुआ है। एक दिन वांग पुलिस अधिकारी और वांग चियांग मेरे घर आए और मेरे साथ शराब पीने लगे। शराब की बोतल देकर मैं थोड़ा रुका और उसकी जगह जूस ले लिया। मृतक का नाम लियू रोयान था। पहले वह फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन अब बेरोजगार थी। उसका ज्यादातर समय ताश खेलने और चाय पीने में गुजरता था। उसका पति काउंटी स्कूल में शिक्षक था। यह इलाका जल्द ही टूटने वाला है। एक ऐसी पत्नी जो रोज पैसे खर्च करती थी, उसके मरने के बाद पति को बड़ी संपत्ति मिल सकती है। इसलिए हमारा पहला शक उसके पति पर गया। हम स्कूल जाकर जांच कर चुके हैं, लेकिन उसके पति के पास पक्का सबूत है। हत्या वाली रात वह 3 लोगों के साथ पूरी रात ताश खेल रहा था। तीनों इसकी पुष्टि कर सके हैं। मैंने पूछा, तो फिर उसका पति हत्यारा नहीं है? अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया। उसका पति क्या पढ़ाता है? भौतिक विज्ञान। मैं तुरंत समझ गया। मुझे पता चल गया हत्या का हथियार क्या था। मैंने फोन निकालकर एक तस्वीर दिखाई। ये लोहे का स्टैंड है जो स्कूल की फिजिक्स लैब में इस्तेमाल होता है। इसमें एक पतली लोहे की छड़ होती है और नीचे चौकोर लोहे का आधार लगा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस दिन पुलिस को बताया था। लियू रोयान के पति जियांग चेन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की। यहाँ तक कि लाइट डिटेक्टर भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि हत्या वाली रात उसके साथ ताश खेलने वाले तीनों लोग साफ साफ याद कर सकते थे कि वह पूरी रात उनके साथ था। तेज बारिश के कारण उन्होंने सुबह तक खेलना जारी रखा था। मामला फिर से उलझ गया। कुछ दिनों बाद मुझे काम के दौरान पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि स्कूल में मिले लोहे के स्टैंड पर मेरे फिंगरप्रिंट मिले थे। मेरे फिंगरप्रिंट वहां कैसे हो सके? मैंने तो कभी स्कूल में कदम तक नहीं रखा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सफाई कैसे दूं। मैं और जियांग चेन अलग अलग पूछताछ कमरों में बंद थे। कई बार गलियारे में मेरी उससे मुलाकात हुई। चश्मा पहनने वाला वह शांत आदमी देखकर मुझे विश्वास नहीं होता था कि वह हत्या कर सका है। उसके पास हत्या का कारण था, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं थे। मेरे फिंगरप्रिंट थे, लेकिन मेरे पास हत्या की वजह नहीं थी। अगर दोनों चीजें जोड़ दी जाएं तो मामला साफ लगता था, लेकिन सबूत बिखरे हुए थे। कुछ दिनों बाद हमें छोड़ दिया गया। एक दिन ऑफिस में लोग फिर इस केस की चर्चा करने लगे। मैंने कहा, मैं ही इस केस का गवाह हूँ। मुझे लगा है लियू रोयान का पति ही हत्यारा है। एक सहकर्मी बोला, ये मुश्किल नहीं है। अगर वह तुम्हारे फिंगरप्रिंट ले ले और उन्हें स्टैंड पर लगा दे तो काम हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में सवाल आया, वह मेरे फिंगरप्रिंट लेगा कैसे? वह तो मुझे जानता तक नहीं। उसे मेरा घर कैसे पता होगा? शायद उसका कोई रिश्तेदार तुम्हें जानता हो और उसने तुम्हारे फिंगरप्रिंट चुरा लिए हों। तभी मुझे एक बात याद आई, हर संभावना को खत्म कर दो तो जो सबसे असंभव लगे वही सच हो सकता है। घर जाते समय अचानक कुछ बातें मेरे दिमाग में चमकने लगी। मेरे फिंगरप्रिंट लेने के लिए उसे मेरे संपर्क में आना ही पड़ा होगा। उस समय मेरे संपर्क में सिर्फ 2 लोग थे, वांग पुलिस अधिकारी और वांग चियांग। और स्कूल में सबूत लेने भी वांग पुलिस अधिकारी ही गया था। क्या उसने उस दिन शराब पीते समय मेरे फिंगरप्रिंट ले लिए थे और बाद में उन्हें स्टैंड पर लगा दिया? मेरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। लेकिन यह सबूत मुझे फंसाने के लिए नहीं था, बल्कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए था। क्या उसका लियू रोयान से कोई संबंध था? क्या यह प्रेम संबंध से जुड़ी हत्या थी? मैंने सच जानने का फैसला किया। वांग पुलिस अधिकारी घर लौटा तो उसने मुझे अपने घर में देखा। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुम्हें और वांग चियांग को खाने पर बुलाने वाला था, लेकिन तुम घर पर नहीं थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी से थोड़ी बात कर ली। मैंने कहा, अच्छा हुआ। मुझे भी आपसे एक बात पूछनी थी। तुम अपनी पूर्व पत्नी से कितने समय से संपर्क में नहीं थे? लगभग आधा साल हो गया होगा। उसने उस समय मुझसे कहा था कि वह दूसरे शहर जा रही है और बोली थी कि मैं कभी कभी उसके पिता का ख्याल रख लिया करूं। वांग पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, वो मर चुकी है। क्या कहा आपने? अगले दिन मुझे पूरी घटना के बारे में पता चला। क्योंकि मैं उसका पूर्व पति था, इसलिए मैं भी शक के घेरे में था। एक महिला पुलिस अधिकारी मेरे नए घर पर आई। तुम्हारी पूर्व पत्नी की लाश एक कैंपिंग वाली जगह के पास झाड़ियों में मिली थी। एक परिवार कैंपिंग करने गया था। उनके कुत्ते ने जमीन के नीचे दबी हुई लाश को खोज निकाला। मुझे बस इतना याद था कि करीब 6 महीने पहले मेरी पूर्व पत्नी मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि वह दूसरे शहर जा रही है। जब वो तुमसे बात कर रही थी तब उसका चेहरा कैसा था? क्या वो डरी हुई लग रही थी? सच कहूं तो मुझे ठीक से याद नहीं। ये बात 6 महीने पुरानी है। क्या उसने बताया था कि वो दोस्त कौन है? नहीं। और तुमने उससे पूछा भी नहीं? नहीं। पुलिस अधिकारी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं
नहीं लगता कि ये अजीब है? तुम्हारी पूर्व पत्नी तुम्हारे पास आती है, कहती है कि वह दूसरे शहर जा रही है, लेकिन तुमने न उससे पूछा कि कहाँ जा रही है और न ये कि किसके साथ जा रही है। क्योंकि हमारा तलाक हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन उसने तुम्हें अपने माता पिता की जिम्मेदारी दी। इसका मतलब है कि वह तुम पर भरोसा करती थी, लेकिन शायद तुम उसके भरोसे के लायक नहीं थे। उनके जाने के बाद मैं अकेला बैठा उसे याद करने लगा। मुझे सिर्फ इतना याद था कि उस दिन मैंने बहुत शराब पी थी। जब मेरी आंख खुली तो कई बातें याद नहीं थी। सबको लगता था कि मैंने शराब छोड़ दी है, लेकिन सच ये था कि मैंने बस उसे छिपाना सीख लिया था, खासकर महिलाओं से। कुछ महीनों बाद कंपनी की पार्टी हुई। मेरे सहकर्मी कुछ लड़कियों को भी लेकर आए ताकि मेरी उनसे पहचान हो सके। बाद में मैं उस लड़की को ऑफिस से लेने जाने लगा। धीरे धीरे हम एक रिश्ते में आ गए। मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी थी। मैं अतीत में फंसा नहीं रह सकता था। उस रात भी मैं उसे लेने गया। वो कार में बैठी और बोली, इन दिनों हमारी सहकर्मियों के बॉयफ्रेंड उन्हें लेने आते हैं। वो हत्यारा बहुत खतरनाक है, सिर्फ लड़कियों को मारता है। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं रोज तुम्हें लेने आऊंगा। उसने पूछा, तुम मेरे माता पिता से मिलने कब चलोगे? जब तुम्हें समय मिले तो अगले हफ्ते चलते हैं, और कुछ शराब की बोतलें भी ले आना। मेरे पापा के साथ थोड़ा पी लेना। मैंने बहुत समय पहले शराब छोड़ दी थी, लेकिन तभी मैंने पीछे से उसकी हंसी सुनी। पता नहीं क्यों अचानक मुझे घुटन महसूस होने लगी। अब नाटक मत करो, मैंने तुम्हें पिछली बार शराब पीते हुए देखा था। कब? कुछ समय पहले एक रेस्टोरेंट में। तुम अकेले बैठे थे और टेबल पर कई खाली शराब की बोतलें थी। उसे घर छोड़ने के बाद मैं उस घर में वापस आया जहां मैंने हत्या होते हुए देखी थी। उसे देखकर मुझे वो रात याद आ गई। वो रात जब मैंने बहुत ज्यादा शराब पी थी। खिड़की पर दिखाई देने वाली परछाई, जिसे मैं अब तक समझता था कि मैंने किसी और के घर में हत्या होते देखी थी, लेकिन सच ये था वो किसी और की हत्या नहीं थी। वो मेरी अपनी हत्या की याद थी। कितनी मजाक की बात है। मैं इतने समय तक दूसरों पर शक करता रहा, लेकिन आखिर में हत्यारा कोई और नहीं था, हत्यारा खुद मैं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताओ वीडियो